शिक्षा का मतलब केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान चारपाई में लेके आ रहे थे लोग, कुर्सी में लेके आते हैं, डोलियों में लेके आते हैं। इसी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं और एक दिन ऐसा होगा कि पूरे पहाड़ जो है खाली हो जाएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश चंद बौद्ध जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही पूर्व में ग्राम प्रधान भूमिका भी रह चुके हैं। बहुत सारे गांव हैं जो भूतिया गांव बन के रह चुके हैं, जहां लोग नहीं रह रहे हैं। सरकार सुन तो नहीं रही है, ये तो स्पष्ट है। पेपर छूटने के बाद बच्चों को पता लग गया होगा कि हमारा पेपर लीक हो गया, तो कैसा महसूस हुआ होगा, क्या कितना दिल टूटा होगा उसका। कई सारे पेपर करके एग्जाम करा के रिजल्ट निकल गया, अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली है। जो घसीट कर ले जाने के बाद ये बात कहें कि हम घूमने गए थे, ऐसे लोगों के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टिप्पणी करनी चाहिए। साफ साफ वीडियो में सब कुछ दिख रहा था, उसके बाद भी ऐसा सामने आया कि वो लोग घूमने गए थे। वो लोग कितने बेशरम हैं ये बताइए आप। चुनाव जीतने के बाद भी वो सम्मान वो हासिल नहीं कर पाए जो मैं चुनाव हारने के बाद सम्मान हासिल कर पाया। कि जनता के लिए काम करने के लिए कोई पद की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम नहीं करना है तो आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। अगर कोई अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर ले रहा है धन बल के कारण या बाहुबल के कारण, तो उसके बराबर मूर्ख में किसी को नहीं मानता। लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना था। 63 विद्यालय ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। किसी भी बेटी के साथ दरिद्रता करना ये मानवता को शर्मसार करती है। आज तक या अभी तक ऐसी कठोर सजा किसी को दी नहीं गई, तो क्या लगता है इस बच्ची को जल्द न्याय मिलेगा? सुनने में आया कि जिस दिन की घटना है उस दिन के बाद 2 दिन बाद उसने मोबाइल खरीदा है। चुनाव आयोग का काम था समझाना कि वोट क्यों दें, किसको दें और किस लिए दें। शराब बल का प्रयोग किया जाता है, धन बल का प्रयोग किया जाता है, और अगर ये जनता चाहे तो उखाड़ के फेंक सकती किसी को भी। और लोकतंत्र की हत्या है। सबसे पहले मैंने खून से खत लिखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं जमीनी मुद्दों की, गांव की सच्चाई की और उन लोगों की जो बदलाव लाने की बस सोच ही नहीं रखते हैं, बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए कदम भी उठाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश चंद बौद्ध जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही पूर्व में ग्राम प्रधान भूमिका भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि राजनीति इतनी बदनाम क्यों है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि एक बार जो राजनीति में पड़ गया वो उसमें फंस के रह जाता है। देखिए, राजनीति बदनाम है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब जनता ऐसा चुने जो लगातार लोगों के बीच में काम करे, क्षेत्र की समस्याओं को उठाए, तो निश्चित तौर पर बेहतर काम हो सकता है। यदि जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है या फिर कहीं ना कहीं वो उस चुनाव के दौरान भ्रमित हो जाते हैं और अपना वोट ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उनके काम कभी आया ही नहीं, जो उनके बीच कभी रहा ही नहीं, तो इससे क्या हो रहा है कि लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद सारे जनप्रतिनिधि एक से हो जाते हैं। भले ही वो चुनाव से पहले कितने बड़े वादे करें, कितनी बड़ी उम्मीदें लोगों को दें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मेरा जो काम करने का तरीका है वो स्पष्ट है। मैं पिछली बार ग्राम प्रधान रहा तो लोकतंत्र में मैंने आम जनता को उसकी ताकत का एहसास कराना, मैंने कोशिश की कि जनता ये समझे कि वो कितनी ताकतवर है, क्या क्या काम उनके लिए किए जा सकते हैं, ये एहसास मैंने जनता को कराया। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव परिणाम मेरे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन लोगों ने इस उम्मीद के साथ मुझे अपार जन समर्थन दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से 500 वोट आगे आया। अच्छा। तो लोगों ने मुझे भी समझा। और रही बात राजनीति बदनाम क्यों है, राजनीति बदनाम नहीं है। कुछ नेताओं ने उसे बदनाम करने का प्रयास किया है, कुछ लोगों की वजह से पूरी राजनीति को बदनाम नहीं किया जा सकता है। सर, जैसे आप पहले पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, अभी आपने पंचायत चुनाव भी लड़ा था, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ा, तो इसके पीछे की वजह क्या रहेगी, कहाँ कमी रहेगी? वही मैं बता रहा था कि मैं, हो सकता है मैं लोगों को नहीं समझा पाया, लोगों के बीच नहीं जा पाया। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं लोगों को समझा पाऊँ कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। मैंने
लोगों के बीच जा करके उन्हें बताया, प्रयास किया बताने का, क्योंकि उस समय ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता है। हालांकि लगातार मैं क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, उनका समाधान करता हूँ। आज भी अगर किसी गांव में कोई समस्या आती है तो लोग उन लोगों को नहीं बोलते जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा। जिन्हें लोगों ने जिता रखा है। लोग मुझे अपनी उम्मीद देखकर मुझसे बात करते हैं, मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। और इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे इतना सब कुछ आता है, इसलिए लोग मेरे से उम्मीद करते हैं। चुनाव परिणाम आना एक दूसरा विषय हो जाता है। असल में पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, जैसे कि शराब बल का प्रयोग किया जाता है, धन बल का प्रयोग किया जाता है, और लोग समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह से जो चुनाव आयोग का काम था समझाना कि वोट क्यों दें, किसको दें और किस लिए दें। मैं लोगों से बात कर रहा था कि वोट ऐसे प्रतिनिधि को दें जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए संघर्ष करता हो, जो आपके स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करता हो, जो आपके रोजगार की बात करता हो। क्योंकि जब हम उस स्तर पर बात उठाएंगे तब जाकर के समाधान होगा। और जो मेरे विपक्ष में चुनाव जीते, जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत के चुनाव में जो अपहरण हुआ उसमें एक वो भी थे। अच्छा। तो चुनाव जीतने के बाद भी वो सम्मान वो हासिल नहीं कर पाए जो मैं चुनाव हारने के बाद सम्मान हासिल कर पाया। क्योंकि हर व्यक्ति की जुबान पर यही बात आज है जो मैं सुन रहा हूं, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि अगर मुकेश होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने आपको बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था उससे तो मैं 500 वोट ज्यादा लेके आया हूं। जिन्होंने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा, जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी के नाम से चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री जी के, तो कहीं ना कहीं लोगों को मेरे प्रति विश्वास था और आगे भी रहेगा। जिन लोगों को मैं नहीं समझा पाया, जिन लोगों के बीच में नहीं जा पाया, उन लोगों को भी मैं एहसास कराऊंगा कि मुकेश अगर होता तो क्या होता, मैं अगर होता तो क्या करता। मैं एक काम मेरा जारी रहेगा, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक बीमारी है। सामाजिक कार्यकर्ता बनना भी एक बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी अगर किसी को लग गई तो इसका कोई इलाज नहीं है, फिर लोग लगे रहते हैं इसमें। ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे जो लगातार अपने सामाजिक मुद्दों पर, क्षेत्रीय समस्याओं पर आवाज उठाते रहते हैं। वो कभी किसी पद पर नहीं रहे भले ही, लेकिन उनको एक पीड़ा है अपने क्षेत्र के प्रति, अपने समाज के प्रति। उनका ये दायित्व बनना भी चाहिए। जब हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमने जो हमें प्राप्त नहीं हो पाया वो गांव के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को उसे उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है जी। ऐसे मैंने बहुत सारे काम किए अपने क्षेत्र में, शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, रोजगार के लिए हो। मेरा प्रयास लगातार जारी रहा जी। जिस बहुत सही कहा आपने कि जनता के लिए काम करने के लिए कोई पद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपने नैनीताल प्रकरण की बात करी, तो उस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। कैसे जो अपहरण हुआ उसके बाद वो लोग सामने आए कि हम लोग घूमने गए थे। अब बहुत खिल्लियां भी उड़ रही है उस बात पे, मीम्स बन रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि साफ साफ वीडियो में सब कुछ दिख रहा था, उसके बाद भी ऐसा सामने आया कि वो लोग घूमने गए थे। देखिए, मुझे मेरे प्रतिद्वंदी मिले, मैंने उनसे बात की। हालांकि इसका मैं घोर निंदा करता हूं जो प्रकरण हुआ, और लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का मजाक है। हाई कोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर ऐसी घटना होती है। बिल्कुल। और उसके बाद आज तक उस पर कोई सुनवाई, हालांकि माननीय न्यायालय में चल रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षण भी था। और रही बात जिन लोगों ने कहा कि हम घूमने गए थे, वो लोग कितने बेशर्म हैं ये बताइए आप। बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई। किसी व्यक्ति का मान सम्मान होता है, मान सम्मान को खरीदा नहीं जाता है, मान सम्मान बनाया जाता है। आपने अपने क्षेत्र के लोग जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको चुन के भेजा, बिल्कुल, उन लोगों का मान सम्मान भी आप थे, लेकिन आपने उस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान को भी तार तार करने का काम किया। जब आपने ये वीडियो बनाया कि हम घूमने गए थे, तो ये वीडियो बनाना अपने आप में शर्म की बात है। देखिए, मनुष्य एक बार पैदा होता है और एक बार मर जाता है।
और मरना इस धरती में जो भी आया है उसे एक दिन जरूर मरना है। अगर कोई अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर ले रहा है धन बल के कारण या बाहुबल के कारण, तो उसके बराबर मूर्ख में किसी को नहीं मानता। वो बिल्कुल आत्मसम्मानी नहीं है, उसका कोई स्वाभिमान नहीं है, उसका कोई जमीर नहीं है, अर्थात उसका जमीर मर चुका है। और ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे लोगों के बारे में सोचना जो घसीट कर ले जाने के बाद ये बात कहें कि हम घूमने गए थे, ऐसे लोगों के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टिप्पणी करनी चाहिए। वो उन्हीं की आत्मा जाने क्या रहा। बिल्कुल सर, वापस आते हैं, आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई और आपने पहले से ही सोचा था जनता की सेवा करना, ही पहले से ही भाव में था या अचानक किसी को देख के प्रेरित हुए? मैं आपको बताऊं, मैं 9th में पढ़ता था। अच्छा। तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो मेरे पिताजी जब मैं स्कूल पढ़ता था तो मुझे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो मुझे भाषण लिख के दिया करते थे। मैं स्कूल में जाता था तो उन भाषणों को करता था, मतलब याद करके ले जाया करता था। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और उसके बाद जब मैं हल्द्वानी में आया, कुछ सामाजिक लोगों के साथ मिला, उन लोगों ने मुझे एक सामाजिक संगठन में जोड़ा और मुझे जिम्मेदारियां दी। उसके बाद मुझे लगा कि जितना जितना मैं अध्ययन करता रहा, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है, और अन्य सारी चीज़ें की जानकारी लेना, सब कुछ मैं देखता रहा कि किस तरह सामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं। एक चेतना आई मन में कि हमें अगर राजनीति में जाना है तो सबसे पहले तो हमने सामाजिक संगठन की शुरुआत की, लोगों के मुद्दे उठाए, लोगों की समस्याओं के समाधान किए। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में आने के लिए सबसे पहले मुझे पहली सीढ़ी से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा एक 25-26 साल के युवा ने। तो गांव में 25-26 साल का युवा मतलब चुनाव कम ही लड़ते हैं। बिल्कुल। मैं जीत भी गया, ग्राम प्रधान बना, और मैंने अपने आप को स्थापित किया। जैसे कि प्रधान बनने की बात ही आ गई है, या फिर इस क्षेत्र का आपने सवाल ही पूछा है, तो हमारे गांव में सड़क नहीं थी। 5 किलोमीटर दूर हम पैदल जाते थे, और बड़ा मतलब बुरा लगता था जब हम हल्द्वानी से जा रहे हैं, 5 बजे पहुंचे तो 2 घंटे हमें पैदल चलने में लगते थे, बहुत दूर जाना पड़ता था। तो बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे बुजुर्ग, महिलाएं, या फिर प्रसव पीड़ा के दौरान बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जब कोई ऐसी घटना होती थी। तो मैंने ठाना कि जब मैं राजनीति में आ ही गया हूं तो सबसे पहला मेरा प्रकरण यही रहना चाहिए। तो मैंने पहली ही बैठक में सबसे पहले मैंने खून से खत लिखा। अच्छा। खून से खत लिखा प्रधानमंत्री को, और देश के प्रधानमंत्री को, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उसके बाद क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आदमी हूं, मैं प्रैक्टिकल पर भरोसा करता हूं, तो मैंने देखा कि ऐसे भी काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारी सड़क लंबित थी। उसमें मैंने क्या किया, एक आरटीआई लगाई कि मामला कहां पर लंबित है, क्योंकि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति तो पहले से था। ऐसे लोगों के साथ रहा, ऐसे लोगों के साथ मेरा साथ रहा पहले से, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे और जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत मेरा मतलब मेरे पिताजी कहा करते थे कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे। तो मेरा साथ हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहा, शिक्षकों के साथ, नेताओं के साथ, या बड़े अच्छे वकीलों के साथ। तो मैंने किया, एक आरटीआई लगाई पीएमजेएसवाई में कि जो हमारा सड़क का मार्ग जो लंबित है, इसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई है। तो आरटीआई में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि हमारा मामला जो है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में रुका हुआ है। तो मैंने पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी, मेल भी किया, फैक्स भी किया, और डाक से भी भेजा। तो कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक लेटर वापस आ गया कि आपकी सड़क को दिनांक इतने इतने को स्वीकृति प्रदान हो गई है। उसके बाद मैंने पीएमजेएसवाई से संपर्क किया, और बिल्कुल
कोई प्रचार प्रसार नहीं किया कि ये हो गया है, बिल्कुल साइलेंट एकदम, क्योंकि हम लोग राजनीति के शिकार थे पहले से ही। कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा हमें जो है बोल के चला जाएगा कि हम सड़क का निर्माण करेंगे, नहीं। तो मैं बिल्कुल साइलेंट तरीके से मैंने काम किया। उसके बाद उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के बाद बहुत सारी राजनीतियाँ हुई, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन मैंने बिल्कुल साइलेंट तरीके से जहाँ जहाँ पर जो समस्या आई, जैसे कि डीएफओ के पास गए तो हम वहाँ पर भी उन्होंने सिग्नेचर करके काटे हुए थे कि मामला आगे ना बढ़े, इसको और लंबित किया जाए करके। लेकिन मैं जब डीएफओ के पास गया, डीएफओ साहब के पास, तो मैंने उनको ये पत्र रखा उनके सामने में कि सर मेरे पास पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का लेटर आया हुआ है, इसमें स्पष्ट कहा है कि आपकी सड़क को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो उसके बाद जो उनका बाबू कह रहा था इसमें आपत्ति लगी है, उन्होंने कहा सर इसमें हम स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सड़क के मार्ग को स्वीकृति दिलाई और इसी तरह मैंने कई सारे अनेक कार्यक्रम किए अपने गांव में। हालांकि मैं चुनाव तो मेरे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने लोकतंत्र को, ताकत को लोगों को बताने का काम किया। हमारे क्षेत्र में आधार कार्ड के लिए लोग परेशान हो रहे थे। लोगों का क्या था कि पेंशन नहीं आ रही थी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और पीएम किसान सम्मान निधि। लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए हल्द्वानी जाते हैं या धारी जाते हैं या खंचो जाते हैं। जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो लोग इतने परेशान हैं, गाड़ियों को बुक करके ले जा रहे हैं, वहाँ काम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैं जिला अधिकारी के पास जा करके वहाँ से आदेश करा के लाया कि प्रत्येक गाँव में कैंप लगाया जाए आधार कार्ड अपडेट की। तो उसके बाद प्रत्येक गांव में आधार कार्ड अपडेट कैंप लगे, लोगों को सुविधाएं मिली, लोग इस बात को समझे कि मुकेश ने ये काम किया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में लोग आधार कार्ड कैंप लगा रहे हैं। सीधे जो सीएससी सेंटर चलाते हैं, संचालक हैं, वो सीधे एसडीएम साहब को फोन करते हैं, एसडीएम साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे गाँव में आधार कार्ड का कैंप लगना है, और तुरंत कैंप लग जा रहा है। ये अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले लोग भीमताल आते थे, हल्द्वानी आते थे, धारी आते थे। मतलब मैंने लोकतंत्र में ताकत दिखाई, ताकत बताई लोगों को कि आपकी ताकत क्या है। इसी तरह शिक्षकों की जैसे मैंने समस्या उठाई, आरटीआई लगाई और उसके माध्यम से प्राप्त जानकारी को अधिकारी कर्मचारियों के बीच रखा, विधायक जी के बीच रखा और प्रदेश के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनके बीच रखा। मैंने कहा कि ओखलकांडा ब्लॉक में 164 विद्यालयों में 63 विद्यालय ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने भर्ती निकाली, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला, बहुत सारे लोग शिक्षक बने। उसके बावजूद कई सारे विद्यालय फिर भी ऐसे थे जहां फिर शिक्षकों की कमी थी। उसके लिए भी मेरा प्रयास जारी रहा और मुझे आश्वासन मिलता रहा कि प्रमोशन होने के बाद हम आपको शिक्षक उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि वो मामला भी अभी तक लंबित है, अभी तक शिक्षक प्राप्त नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में अगर आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हो जो काम करता हो, जिसे अपनी ताकत का एहसास हो, लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की बराबर ताकत किसी को नहीं है। अगर वो अपनी ताकत को पहचाने, वो अपनी नियमावली को जाने समझे, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी तरह मैंने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में आंखों का कैंप लगाया, स्वास्थ्य शिविर लगाए, बहुउद्देशीय शिविर लगाए और बैंक के कैंप। बैंक का कैंप कहीं नहीं लगता है, मैंने अपने क्षेत्र में बैंक के कैंप लगाए, अपने गांव में बैंक का कैंप लगाया, ताकि लोगों को किसी भी समस्या के लिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना था। तो बहुत सारे ऐसे काम किए और उसी की बदौलत लोगों ने इतना विश्वास भी जताया। और मेरा पहला चुनाव था जिला पंचायत का। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरीके से काम नहीं करता तो शायद मुझे इतने वोट मिल पाते हैं। 1800 वोट मिलना बहुत आसान नहीं है, वो भी जिला पंचायत के चुनाव में। तो कई सारे मामले उठाए, हरिनगर का प्रकरण हो, मालिकाना हक का मामला हो या फिर आपदा का मामला हो, मतलब अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं, जिसको भी समस्या आई,
भले ही कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो, ब्लड से संबंधित समस्या हो, किसी की देख रेख नहीं हो रही हॉस्पिटल में, वहां से कोई समस्या आती है, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, तैयार रहता था और तैयार रहूंगा। क्योंकि ये मेरा एक मानवता जीवन में हम आए हैं, सार्वजनिक जीवन में, इसमें अगर आपको काम नहीं करना है तो आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, और जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने मेरे से पूछा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, उन सभी से मैंने यही बोला, मैंने कहा चुनाव आप लड़िए जरूर, लेकिन चुनाव इसलिए लड़िए कि आप काम करें, इसलिए नहीं लड़िए कि हमारा नाम हो जाए और हम जनता को भी गुमराह करें और हम भी गुमराह रहें। क्योंकि अधिकतर लोग जो है कभी कभी ऐसे भी चुन के आ जाते हैं जो समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, और 5 साल समझने में ही लग जाते हैं, और नुकसान आम जनता का होता है। अब हमारे वाले प्रकरण में क्या है कि अभी भी जो है हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिनको लोगों ने वोट दिया, जिन्होंने समर्थन दिया, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लेंगे, खूब शराब पिलाएंगे, खूब पैसा बांटेंगे। जबकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हो, आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी में गलत प्रभाव पड़े, हमारे बच्चों में गलत प्रभाव पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसा काम करते हैं, और जीतने के बाद आपने धन्यवाद रैली निकालनी चाहिए थी, नहीं निकाली, क्योंकि इसमें आपका पैसा खर्च हो जाएगा। पहले आप कर सकते हैं लेकिन बाद में नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर होता तो मैं गांव गांव जाकर धन्यवाद रैली निकालता और लोगों का आभार व्यक्त करता। उसके बावजूद भी मैं जिस गांव में भी गया, कई सारे गांवों में गया, हालांकि मैंने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, बहुत सारे लोगों से मिला और उनका धन्यवाद अदा किया, वीडियो के माध्यम से भी और लोगों के बीच पहुंच के भी। ये मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, लोगों ने मेरे को भरोसा कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, आज भी अगर गांव में या क्षेत्र में किसी को कोई समस्या आती है तो लोग मुझे ही फोन करते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या, इसका समाधान कैसे होगा। तो मुझे गर्व है इस बात का कि लोग आज भी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, और एक खुशी की बात है मेरे लिए। भरोसा जीता है आपने जनता का। बिल्कुल। सर, आपने सड़क की बात करी, तो अक्सर पहाड़ों में ऐसा देखा जाता है, सड़क की समस्याएं, पानी की, बिजली की, ये समस्या, खासकर सड़क की। सड़क आज भी कई गांवों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से काफी तकलीफें होती हैं। देखिए, जहाँ तक बिजली की बात है, लगभग गांव में पहुंच चुकी है। हाँ, थोड़ा अव्यवस्थाएं हैं, सरकार ने सारा जो है निजीकरण तो कर ही दिया है, उससे भी नुकसान हो रहा है। जो कर्मचारी रखे गए हैं उनकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होती है। और रही बात सड़क की, और ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं है। मैं आपको अपने क्षेत्र का उदाहरण दूं, बरमदार का। तो जब बरमदार हम जाते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ता है, एक तोक से दूसरे तोक में, मतलब गांव में तोक होते हैं। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक घर, 2 घर, ऐसे अलग अलग तोकों में घर मिलते हैं। अच्छा। तो उसी गांव में लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है एक ही गांव में। तो अगर ऐसी गांव में सड़क ना हो, देखिए, प्रकृति का दोहन मनुष्य ने हमेशा किया है और करता रहेगा। अगर पर्यावरण मंत्रालय में कई सारी फाइलें हमारी आज भी लंबित हैं सड़कों की, सही से पैरवी नहीं करते कोई भी। अगर सही से पैरवी की जाए तो समाधान हो सकता है। आज भी कई सारी ऐसी समस्याएं आती हैं गांव में। हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान चारपाई में लेके आ रहे थे लोग, कुर्सी में लेके आते हैं, डोलियों में लेके आते हैं वृद्धजनों को। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं जो आवाज नहीं उठाते। और यहां तक कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी समस्या है सड़क की। बहुत सारे गांव हैं जहां सड़क नहीं है। मैतोली में भले ही नाम की सड़क हो, लेकिन अगर आप नीचे गांव में जाना है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। और रही बात स्वास्थ्य की, वहां पर आपको अस्पताल नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा, पिछले दिनों हम लोगों ने अपने साथियों के साथ एक अस्पताल खोलने की मांग की थी भिड़ापानी में। आज से 20 साल पहले लोगों ने वहां पर अस्पताल के नाम से भूमि को दान भी दे दिया, और उस मुद्दे को हमने उठाया। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस मुद्दे को हमने उठाया 20 साल के बाद, आज प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जुबान पर वो बात है, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं अस्पताल बनता है तो हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए उसका लाभ, उन लोगों को उसका लाभ मिलेगा।
महिलाओं को लाभ मिलेगा, पुरुषों को लाभ मिलेगा, बच्चों को लाभ मिलेगा, 100 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पलायन, ये हम लोगों की सबसे गंभीर समस्याएं हैं। आज पहाड़ में आप देखेंगे कई सारे विद्यालय बंद हो रहे, कारण है शिक्षकों का ना होना। और उसके बाद सरकार कह रही है कि यहां पर छात्र संख्या नहीं है। 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए 1 शिक्षक या 2 शिक्षक हैं। बताइए 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? और वही पलायन के लिए भी शिक्षा ही जिम्मेदार है। अगर हमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था वहां पर मिल जाए तो पलायन करने की क्या जरूरत है? तो ना हमारे पास सड़कों की सुविधा है, ना हमारे पास अच्छे अस्पताल हैं पहाड़ में, ना हमारे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। तो इसी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं और एक दिन ऐसा होगा कि पूरे पहाड़ जो है खाली हो जाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। सरकार कहती तो है पलायन रोको, पलायन रोको, पलायन रोको, लेकिन पलायन रुक नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं रुक पा रहा है क्योंकि आपने अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दी और अच्छा रोजगार व्यवस्था नहीं दी, तो इसलिए पलायन भी हो रहा है। पलायन रोको की बात तो सरकार करती ही है। सरकार को ये भी दिख रहा है कि पहाड़ खाली हो रहे हैं। आज बहुत सारे गांव हैं जो भूतिया गांव बन के रह चुके हैं, जहां लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। चाहे अस्पताल की बात करूं, सड़कों की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, ये लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो मजबूरी में लोग पलायन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मुख्य कारण? मैंने आपको बताया ना, मैं पिछली बार जब मैं जिला अधिकारी महोदया से मिला तो मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कई सारे पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल का मतलब वो मंदिर हो सकता है, वो एक वाटरफॉल हो सकता है, कई सारी जानकारियां मैंने उनको दी कि अगर इनको विकसित किया जाए, लोग क्या है कि लोग वहां आएंगे, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आज मैंने उसके बाद एक RTI लगाई थी पर्यटन विभाग में, तो आज मेरे पास वो पत्र पहुंचा, मैं उसको पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं देख नहीं पाया। तो जो मैंने पत्र दिया, कई सारे गांव में उसके बाद पर्यटन विभाग से बहुत सारी योजनाएं आई हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्थानीय रोजगार मिलेगा तब जाकर के समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आप अच्छी शिक्षा दो, आपकी जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान कहता है कि सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, लेकिन संविधान ने तो कहा, संविधान में तो लिखा गया, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। सर, अक्सर हमने अपने बचपन में सुना है कि पिताजी लोग कहानी सुनाया करते थे कि शिक्षा के लिए लोग कितनी मेहनत करते थे, नदियां पार करके जाते थे या बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे जाते थे। आज भी कई कई पहाड़ों में ऐसा देखने को मिलता है, कोई रस्सी का वो पुल बना के उससे जाता है, कोई बच्चियां नदियां पार करते हुए जाती है। तो वहां तक सुविधाएं पहुंच क्यों नहीं पा रही हैं? इसमें सरकार की मंशा भी है। जैसे कि इससे पहले आपने बोला कि कई सारे गांव भूतिया गांव बन चुके हैं। भूतिया गांव बनने का कारण मैंने जैसे आपको बताया कि शिक्षा इसका मेन कारण है। कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता आज के दौर में कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले। बिल्कुल। तो मजबूरन उनको आना पड़ता है। आज गांव में ऐसी स्थिति बन गई है कि वही लोग जो कहीं नौकरी नहीं करते, प्राइवेट नौकरी नहीं करते, जो खेती बाड़ी करते हैं, अधिकतर वही अपने बच्चों को गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और अधिकतर, मैंने तो ये बात को अपनी VDC की बैठक में भी रखा था कि आज 10 से 15 हजार प्रतिमाह कमाने वाले अभिभावक भी अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए मजबूर है, क्योंकि शिक्षा का स्तर ऐसा ही है। और कई जगह जैसे आपने बताया कि वहां तक विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार की नजर वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, इसके लिए जिम्मेदार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी है, क्योंकि जिम्मेदार हम उन्हीं को बता सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं उसमें। हमको आवाज उठानी चाहिए, हमको बोलना चाहिए, और लोगों को, जनता जो मालिक है लोकतंत्र में, उसे भी बोलना चाहिए, क्योंकि बिना बोले, बिना कोई सुनने वाला नहीं है।
आज की स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है, कोई सुनेगा नहीं बिना बोले। आज आप देखेंगे पुल नहीं बन रहे, वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, नजर तो जाती होगी, बिल्कुल, लेकिन मजबूत रणनीति नहीं होने के कारण लोग उस काम को नहीं करा पा रहे या वो काम नहीं हो पा रहे। जबकि बच्चों को, एक बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे राष्ट्र की संपत्ति होता है, देश की संपत्ति होता है, देश का भविष्य होता है। तो ऐसे बच्चों को जब रस्सी के सहारे जाना पड़ता है, जब नदियों को पार करके जाना पड़ता है, तो ये हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात है। और प्रदेश के जिम्मेदार लोगों को या चुने हुए जिम्मेदार लोगों को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए और जनता को लेकर के ऐसे आंदोलन करने की जरूरत भी पड़ती है तो करनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है आंदोलन से कोई असर पड़ता है? क्योंकि अगर हल्द्वानी में आप देखें, बुद्ध पार्क में रोज किसी ना किसी चीज को लेकर धरना होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी सामने नहीं आता है। देखिए, सरकार सुन तो नहीं रही है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन उसे जगाना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। हम यह कहकर चुप नहीं रह सकते, खामोश नहीं रह सकते कि कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। हमें प्रयास जारी रखना पड़ेगा। जब तक हम प्रयास जारी नहीं रखेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए हम प्रयास ही तो कर सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। बिल्कुल, उसके अलावा कोई रास्ता है भी नहीं, उसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो हालांकि जिम्मेदार लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम मालिक बन गए, और अगर ये जनता चाहे तो उखाड़ के फेंक सकती किसी को भी। तो मालिक नहीं बने हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनप्रतिनिधि को, चुने हुए लोगों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हमें लोगों ने चुन रखा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी समस्याओं का समाधान करना। आए दिन धरना प्रदर्शन होते हैं, लोग इस बात को अगर कहेंगे नहीं तो समाधान कैसे होगा? कहना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, बोल के ही समाधान होगा, और तो कोई रास्ता भी नहीं है। पर सरकार तो शायद अभी अंधी गूंगी जैसी हो गई है, क्योंकि कुछ सुनती है नहीं। अगर अब हल्द्वानी की सड़कों का हाल देख ले, पहाड़ों की सड़कों का हाल हमने जिक्र किया ही, हल्द्वानी की सड़कों का हाल देख रहे, पूरी सड़कों में कैमरे लग गए हैं जगह जगह पे, लेकिन वो कैमरे में लोग बिना हेलमेट के तो दिख रहे हैं, लेकिन वो सड़क टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही है। यही तो दुर्भाग्य है। असल में क्या है कि जब विभागीय कर्मचारियों से हम बातचीत करते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास बजट का अभाव है। आखिर बजट जा कहाँ रहा है फिर? तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार भी दिखता है, क्योंकि अगर एक बार सड़क बनती है तो कम से कम 2 साल 3 साल तो चलनी चाहिए। बिल्कुल, और उसके बावजूद मॉनिटरिंग भी होनी जरूरी है। आपने नाले नहीं बनाए, पानी रुका और सड़क टूट गई। सड़क को टिकाऊ रखने के लिए आपके पास पर्याप्त नालों की भी आवश्यकता है और अच्छी क्वालिटी की आवश्यकता है। आप अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा तो ये होना ही है। और ये लोग कहते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, लोग कहते हैं राजनीति गंदी चीजें, नहीं आना चाहिए, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति सुधरेगी नहीं। जब तक मैं एक देश का नागरिक हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है अच्छा काम करना, जब तक मेरे अंदर ये भावना नहीं आएगी, जब तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भावना नहीं आएगी, तब तक समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, जैसे वो अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, वैसे देश के लिए मेहनत करिए, उन कामों के लिए मेहनत करे, तो शायद ये संभव हो पाएगा। और ये सारी चीजें अपने आप में लाना, ये बहुत बड़ी बात है जी। आज के युवाओं को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा, हर सीट में कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र के बच्चे जो है लड़े भी और जीते भी। और साथ ही अगर मैं बात करूं, जैसे जनता को पहले गुमराह कर लेते थे, जनता बेवकूफ़ बन जाती थी किसी ना किसी लालच से और वो प्रतिनिधि चुन लेती थी। तो क्या आज की जनता भी पहले जैसी है या अब जागरूक हो गई है? थोड़ा सा जागरूकता तो आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी, क्योंकि जनता सवाल नहीं कर रही है। सवाल करना चाहिए।
जब जिस दिन सवाल करेगी जनता, उस दिन नेता झूठ नहीं बोल सकता है, नेता झूठे वादे नहीं कर सकता। और जैसे मैं 2-3 बातें रखूंगा, बहुत बड़ी बातें तो नहीं है, हैं भी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आपने ये भाषण सुना होगा। 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आए होंगे, नहीं आए। लेकिन जनता ने कभी पूछा नहीं साहब कब आएंगे, पूछना चाहिए था। बेरोजगारों ने कभी नहीं पूछा कि साहब कब हमें रोजगार मिलेगा, पूछना चाहिए जनता को। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, जब भी मैं चुनाव के पीछे कभी भी, कि आपने चुन रखा है, आप सवाल कीजिए। जो आपसे वोट मांगने आ रहा है उससे सवाल कीजिए कि आप 5 वर्षों में आप क्या क्या करेंगे, क्या आपके मुद्दे, किस मुद्दे के आधार पर हम आपको वोट दें। क्या इस मुद्दे के आधार पर वोट दें कि आप हमारी जाति के हो, आप हमारे परिवार के हो, आप हमारे क्या बोलते हैं उसको, धर्म के हो, इस आधार पर वोट दें, या इस आधार पर वोट दें कि आप काम क्या करेंगे। उसकी योग्यता के आधार पर जिस दिन जनता वोट देना शुरू करेगी, जिस दिन जाति के आधार पर वोट देना छोड़ देगी, उस दिन ये समझ में आएगा कि वास्तव में जनता अच्छा प्रतिनिधि चुनने लग गई है। सर, आपने रोजगार की बात करी तो परसों का ही प्रकरण याद दिला दूं, पेपर लीक हुआ था, आपको अवगत ही होगा। तो अनाउंसमेंट तो इतने होते हैं कि वैकेंसियां इतनी निकल गई, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब बच्चे पेपर देने जाते हैं 400-500 पदों के लिए 1 लाख 1.5 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं और वो पेपर भी लीक हो जाता है। कोई ना कोई ऐसे आरोपी सामने आते हैं जो 15-15 लाख रुपए में पेपर बेच रहे हैं। देखिए, गंभीर समस्या। मैंने भी उस पोस्ट को अपने फेसबुक पे डाला था, तो एक व्यक्ति ने मुझे एक मैसेज कराया, मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ इसको। बहुत गंभीर मैसेज है। मैंने लिखा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार को चाहिए कि पेपर लीक होने से रोकना चाहिए। बिल्कुल। पेपर लीक हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने, पेपर लीक हो गया, लेकिन ये इन्होंने लिखा है, पेपर तो लीक हो गया, लेकिन कई सारे पेपर करके, एग्जाम करा के रिजल्ट निकल गया, अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली है। अच्छा। इससे पहले वाले मामले में पेपर लीक तो अब हो ही गया है, लेकिन जो पेपर लीक नहीं हुआ उसमें भी लोगों को नियुक्तियां नहीं मिली है। 1-1, 2-2 साल से लोग लटके पड़े हैं। सरकार कहती है, बड़े बड़े होर्डिंग आपने देखे होंगे, हमने जो है एक कठोर कानून बना दिया, ऐसी नियमावली लागे कि कोई नकल नहीं कर पाएगा, न नकल करा पाएगा। क्या हुआ? फिर से पेपर लीक हो गया। आपको मैं बता दूं, बहुत गंभीर समस्या है। एक बच्चे ने फॉर्म भरा, आवेदन किया, लगभग 500 रुपये उसकी फीस होगी, और उसके बावजूद कई सारे बच्चे पहाड़ों से आए, दूर दूर से आए, 200 किलोमीटर दूर से, 400 किलोमीटर दूर से आए बच्चे। हल्द्वानी आए, नैनीताल गए, जहाँ जहाँ उनके सेंटर थे वहाँ गए, वहाँ पर रहने की व्यवस्था, उन्होंने होटल लिया। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर नौकरी करने का इंतजार करते हैं, ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर जब नौकरी प्राप्त करेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन सरकार जो उन्होंने चुन रखी है वो ऐसी सरकार है जो पेपर लीक करवा देती है। वो बच्चा वहां से आया, कम से कम उसका खर्चा हुआ, उसके माँ बाप हो सकता है मेहनत मजदूरी करते हो, मेहनत मजदूरी करने वाले अभिभावकों ने अपने बच्चे को पेपर देने भेजा और पेपर दिया नहीं। आधे पेपर से बच्चों को शायद ये पता लग गया होगा, पेपर छूटने के बाद बच्चों को ये पता लग गया होगा कि हमारा पेपर लीक हो गया। तो कैसा महसूस हुआ होगा, क्या कितना दिल टूटा होगा उसका। आज हम देख रहे हैं कई सारे युवाओं ने सुसाइड कर लिया। हालांकि इसका ये रास्ता नहीं है, लड़ना चाहिए हमें, मृत्यु रास्ता नहीं है किसी भी चीज का। और पेपर लीक को रोकना इस सरकार की विफलता है। अगर आपने कोई नियम बना रखा है, आप उसको लागू ही नहीं करेंगे, लागू कर भी देंगे केवल कागजों में, धरातल पर नहीं होगा, तो समाधान कैसे होगा। तो कई सारे युवाओं के हौसले टूटे हैं, और मुझे लगता है कि समझना चाहिए लोगों को इस बात पे कि जो सरकार को चुन रखा है, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें जो है इस तरीके की कार्य नहीं करने चाहिए। और लोकतंत्र में जिस तरह से आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो, वैसे जो है सबके बच्चे एक समान होते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं।
तो इस तरह से पेपर लीक करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं तो ये आशा करता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी और कठोर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो इस बार का पेपर होगा, उन बच्चों ने जिन्होंने आवेदन किया था उनको आने जाने का भत्ता भी, उनके रहने की व्यवस्था भी सरकार ने करनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि सरकार कितनी संवेदनशील है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता थी। तब जाकर के ये समाधान हो पाएगा। सोशल मीडिया या इंटरनेट को कैसे देखते हैं? ये रोजगार का आजकल साधन भी देखे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इसके फायदे कितने और नुकसान कितने देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया आज हथियार है, क्योंकि हम देख रहे हैं अधिकतर जो मीडिया चैनल हैं बड़े बड़े, वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं, जबकि सत्ता से सवाल सभी पूछते थे। हमारी भी उम्र इतनी होगी, हमने भी कई सारे मीडिया चैनल देखे जो विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछते थे कि क्या आपने कार्य किया, क्या क्या उपलब्धियां आपकी है। लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अधिकतर मतलब सभी नहीं है उसमें, वो विपक्ष से सवाल करते हैं, वो सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते। और इसका एक माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप अपनी बात रख सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। इसके फायदे तो हैं ही हैं, नुकसान भी कहीं ना कहीं, और जिसका फायदा होगा उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही। तो नुकसान भी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको अच्छे से लें, अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करें, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ ही होगा। आपने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा कोई काम कौन सा किया? सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरा सड़क का ही था, मैंने आपको बताया। अच्छा। क्योंकि हम लोग पिछले जब से पैदा हुए तब से पैदल ही चल रहे थे, क्योंकि मुख्य समस्या भी हुई है। हाँ, मुख्य समस्या भी हुई है। और क्षेत्र के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए हमेशा प्रयास किया, संघर्ष किया। और उसमें भी भले ही बिड़ापानी अस्पताल का मामला हो, हालांकि लंबित है, और एक मामला और हमारा गंभीर उठा है, इस पर हमने अपने साथियों से बात की है। हम एक डिग्री कॉलेज की मांग भी करने वाले हैं। अच्छा। तो डिग्री कॉलेज, देखिए मैंने हर क्षेत्र में काम किया, शिक्षा हो, सबसे बड़ा काम जैसे आपने पूछा, तो मुझे नहीं लगता कि सड़क से भी ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो शिक्षा है। अच्छा। क्षमा चाहूंगा उस पर, क्योंकि शिक्षा के लिए मैंने बहुत काम किया, शिक्षा के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया और कोशिश की कि प्रत्येक गांव में शिक्षक हो, केवल अपने गांव में नहीं, प्रत्येक गांव में जहाँ जहाँ समस्या है। जैसे मेरे गांव के बच्चे हैं वैसे वो गांव के बच्चे भी हैं। जितना अधिकार उनका है उतना उनका भी है। और जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को आइडिया है, जितना मैं जानता हूँ, तो वो सभी के काम आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। स्कॉट भत्ते के लिए, स्कॉट भत्ते के लिए भी मैंने प्रयास किया। और बहुत सारे बच्चों को स्कॉट भत्ता मतलब स्कॉलरशिप होता है, ये भी गांव के लोगों को पता नहीं था। अगर आपका बच्चा 1 से लेकर 5 तक पढ़ता है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, और 1 किलोमीटर से ज्यादा जाता है, दूर जाता है पैदल, तो उसको स्कॉट भत्ता मिलता है। और अगर 6 से 8 तक पढ़ने वाला बच्चा अगर 3 किलोमीटर से ज्यादा जाता है तो उसको भी स्कॉट भत्ता मिलता है। और 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाते हैं, पैदल जाए, गाड़ी में जाए, जैसे भी जाए, तो उनको भी स्कॉट भत्ता मिलता है। पहाड़ में गाड़ियां तो है नहीं, पैदल ही चलना पड़ता है। तो स्कॉट भत्ते के लिए भी मैंने प्रयास किया और शिक्षा के लिए प्रयास किया और हॉस्पिटल के लिए प्रयास किया ही। अब हमारी मांग है डिग्री कॉलेज की। डिग्री कॉलेज के लिए हम बहुत जल्दी जो है, पहले शुरुआत में ज्ञापन ही देना होता है, फिर प्रदेश के मुखिया से मिलेंगे, ऐसा मेरी लोगों से बातचीत हुई है। क्योंकि समस्याओं का समाधान तो कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज कहीं से उठती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हमने शिक्षा के लिए बेहतर काम किया। तो सर, आपको बचपन की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है या अभी की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है? अभी की लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको बचपन की लाइफ अच्छी नहीं लगती? अब बचपन में इतना मेरा जीवन जो है ना, मैंने आपको बताया 9th में पढ़ता था, पापा एक्सपायर हो गए, तो बचपन तो देखा ही नहीं। वो तो है जी। बचपन की याद भी नहीं अब, क्योंकि 9th में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तब से जो है अब तक जिम्मेदारियों से ही जूझ रहे। और भले ही वो सामाजिक जिम्मेदारी हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो, ये लगातार जो है चलते रहती है। और बचपन में जब पिताजी का साया ही उठ गया तो फिर बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी जी। तो ये कह सकते हो कि बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गया था जी। तो अगर मैं बात करूं पहाड़ के जीवन की और मैदानी जीवन की, तो सरल कहाँ का है? पहाड़ का जीवन बहुत सरल है, लेकिन अच्छा, मैंने आपको बताया ना, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। अच्छा, करेंगे क्या पहाड़ में? इस तरीके से अब वहां कुछ है ही नहीं, तो इसलिए
प्लेन्स में रहना पड़ा, इसलिए शहर में रहना पड़ा, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं पहाड़ में, इसलिए शहर की तरफ हमें आना पड़ा। नहीं तो पहाड़ में अपने परिवार में रहना, सारे लोगों के मिल के रहना, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। यहाँ तो पानी से लेकर के सब कुछ खरीद के ही लेना है। पहाड़ का जीवन बहुत आसान होता है शहर के मुकाबले में। अच्छा, आपके गुरु कौन है जिनसे प्रेरणा मिलती है आपको? मेरे बहुत सारे गुरु हैं। किसी का नाम रह जाएगा तो फिर कोई नाराज हो जाएगा। जैसे आपको हमेशा जमीनी स्तर पे ज्यादा देखा गया है, जनता के बीच देखा गया है, समस्याओं में आप हमेशा खड़े मिलते हैं, तो जनता की सेवा करके अनुभव कैसा मिलता है, कैसा लगता है? एक सुकून मिलता है। अब जैसे अभी आपने देखा बागजाला वाले आंदोलन कर रहे थे, तो पिछली बार भी गया था और उसके बाद बागजाला भी गया था जी, उसके बाद बुद्ध पार्क में भी गया जी। मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी, मैंने आपको बोला ना, अगर सामाजिक जीवन जीना है तो आपको समाज की समस्याओं को उठाना पड़ेगा। हरिनगर का मामला हो, मैं ये मानता हूं कि अपने स्तर से हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, ताकि कुछ तो हो, कुछ समाधान निकले। तो उसके लिए मुझे बहुत सुकून महसूस होता है कि मैं लोगों के काम आता हूं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। और ये मेरे को एक प्रेरणा भी है, मतलब लोगों के दुख सुख में सहारा करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो अच्छा, आपकी हॉबी क्या है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? राजनीति, अच्छा, लोगों की सेवा करना, ये मेरी सबसे बड़ी हॉबी। और हमेशा आप मुझे देखेंगे भी इसी रूप में। मतलब शुरुआत ही यहीं से हुई है। 2014 से लेकर आज तक, लगभग जब से मैंने होश संभाला, लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान करना। किसी बेटी के लिए अन्याय हो वहां पर खड़ा हो जाऊंगा, किसी की भूमि का मामला हो वहां पर खड़ा हो जाऊंगा, कहीं पे किसी के साथ गलत हुआ हो वहां पर खड़ा हो जाऊंगा। तो राजनीति में या फिर सामाजिक कार्यकर्ता बने रहना, ये मेरी हॉबी है। अच्छा, आपने महिलाओं की बात करी, जैसे बेटी सुरक्षा की बात की, तो अभी एक केस हाईलाइटेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2014 का केस। आपने जब से राजनीति में सफ़र शुरू किया तब का ही केस है ये, तो सुना ही होगा आपने, जो भी एक बच्ची का, पिथौरागढ़ बच्ची का केस चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, इसमें हाई कोर्ट का फैसला अलग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इतने साल बाद भी आरोपी खुलेआम बाहर घूमता है? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूं कि सरकार के जो वकील थे, जो एडवोकेट होते हैं, उन्होंने अपने पक्ष को सही से नहीं रखा। और जिस लोकेशन के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था, सुनने में आया कि जिस दिन की घटना है उस दिन के बाद 2 दिन बाद उसने मोबाइल खरीदा है। अच्छा। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे भी आ रहे हैं, सामने आएंगे, और मुझे लगता है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए तो फांसी की सजा होनी चाहिए। और जब तक कड़े कानून नहीं आएंगे, जब तक लोगों के अंदर डर नहीं होगा, डर का माहौल नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और एक बेटी, जो फूल सी बच्ची, इतनी छोटी प्यारी मासूम बच्ची, ऐसी बच्चियों के साथ दरिद्रता करना या किसी भी बेटी के साथ दरिद्रता करना, ये मानवता को शर्मसार करती है। और ऐसी घटनाओं के लिए कठोर कानून सरकार को बनाने चाहिए। और नियम कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधानसभा को है, लोकसभा को है। तो इस तरीके से ऐसे कानून बनने चाहिए। पर जैसे हमारी कानून व्यवस्था है, उसमें आज तक या अभी तक ऐसी कठोर सजा किसी को दी नहीं गई है, तो क्या लगता है इस बच्ची को जल्द न्याय मिलेगा? उम्मीद तो है न्यायपालिका से कि न्याय मिलेगा। हम न्यायपालिका से केवल उम्मीद कर सकते हैं, और माननीय न्यायाधीशों से हमारी यही अपेक्षा रहती है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, कभी किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो न्यायपालिका से ही उम्मीद करता है। और मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा, ऐसी संभावना है। हम भी आशा करते हैं कि उस बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिले और हमारी कानून व्यवस्था भी ठीक हो। बिल्कुल। तो हमारे पास आपके लिए कुछ मज़ेदार क्वेश्चन है, जिनका जवाब एक शब्द का भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि चुनाव जीतना आसान है या गांव को चलाना आसान है? गांव को चलाना आसान है। गांव को चलाना आसान जीतने के बाद सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। अच्छा। मतलब गांव के लिए काम करना। हाँ, बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है, एक योजना जो आप तुरंत लागू करना चाहते हो?
शिक्षकों की व्यवस्था। अच्छा, शिक्षा के लिए आप लगातार तत्पर शिक्षा। हैं। अच्छा, तीसरा सवाल है मेरा कि शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार, आपकी इनमें से तीनों में से पहली चिंता क्या है? शिक्षा। शिक्षा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल सही सर, शिक्षा रहेगी तो हर कोई अपने लिए लड़ सकता है। शिक्षा बिल्कुल। अगला सवाल है मेरा, पलायन रोकने के लिए अगर एक शब्द में मैं समाधान पूछूं तो आप क्या कहेंगे? रोजगार। बिल्कुल सही। अगला सवाल है मेरा, एक लाइन में गांव का भविष्य कैसा दिखता है आपको, ये बताइए। गांव का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में प्रदूषण बहुत ज्यादा है और गांव में आपको बिल्कुल शुद्ध वातावरण मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। कभी ऐसा सोचा कि अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, जैसे आपको जिला पंचायत सीट से अभी जो पंचायत चुनाव आपने लड़ा उसमें हार का सामना करना पड़ा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर जो भावना है, अगर मैं काम करूंगा तो लोग मुझे एक दिन मौका जरूर देंगे, मुझे इस बात की आशा है। जी। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे आप राजनीति में हैं या इससे पहले भी कभी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया कि जब आप बहुत ज़्यादा टूट गए हों या आपको लगा हो कि बहुत कि ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए या कुछ ऐसा? मैंने आपको बताया ना, मार्गदर्शक सब संभाल लेते हैं। अच्छा। अगर कभी टूट जाओ तो बात करो कि समस्या क्या है, समाधान के, तो आश्वासन मिलता है कि भाई सब चलता रहता है, कोई नहीं। तो जनता की सेवा अब लगातार चलते रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हैं, जिन लोगों के जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं या जो मेरे सामाजिक गुरु हैं या गांव के जो लोग हैं जिन लोगों को मेरे से उम्मीद है, जब तक ये लोग मेरे साथ हैं। मैं जब चुनाव हारा था, बहुत सारे लोग रो रहे थे, मैं उनको समझाया भाई चुनाव है, अंत थोड़ी है, ये तो शुरुआत है, ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं दूंगा और उन लोगों के लिए मुझे चुनाव लड़ना भी चाहिए। बिल्कुल। जो आपके साथ नहीं है उनके बारे में ना सोच के जो आपके साथ हैं, बिल्कुल, जो मेरे साथ नहीं है उनको भी मैं अपने साथ लाने का प्रयास करूं। ये भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। ये भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको भी ये समझाऊं कि अगर आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे या मेरे जैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे कि कैसी समस्याओं का समाधान हो। बिल्कुल। तो हमें आपसे ऐसी उम्मीद है कि आप लगातार जनता की ऐसी सेवा करते रहे और जनता के साथ खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको इंटरव्यू हमारा। तो ये थे हमारे साथ आज हमारे खास सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश चंद बौद्ध जी। तो ऐसी खास बातचीत देखने के लिए देखते रहे हमारा न्यूज़ 31 का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।